हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज है 25 मार्च 2021 और आज का हमारा वीडियो नर्सिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स का है। आज का वीडियो एम्स नॉर्सेट ईएसआईसी सीएचओ सीआरपीएफ एनएचएम और एचएसएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वाइटिस डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना इज सीन इन। वेजाइना से यदि वाइटिस डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये किस कंडीशन को इंगित करता है, बताता है। ऑप्शन ए ट्राइकोमोनियासिस, ऑप्शन बी सिफिलिस, ऑप्शन सी गोनोरिया, ऑप्शन डी कैंडिडियासिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer of the question is option D, candidiasis. Candidiasis is a condition in which whitish discharge coming from the vagina. Question number 2. Which of the following vitamin deficiency causes Wernicke-Korsakoff syndrome? Wernicke-Korsakoff syndrome किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B1, B2, B3, B6। The right answer of the question is option A, विटामिन B1। विटामिन B1 जिसे आप थायमीन के नाम से जानते हैं, यदि पर्सन में उसकी कमी हो जाए तो वर्निक्स-कोरासकोफ सिंड्रोम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3। कोर्स रैटलिंग साउंड इन लार्ज एयरवे नोन एज। लार्ज एयरवे से यदि कोर्स रैटलिंग साउंड आ रहा है तो इसे किस कंडीशन के रूप में जानेंगे? स्ट्राइडर, रैंकी, रेल या फिर वीजिंग। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, रेल। लार्जर एयरवेज से कोर्स रैटलिंग साउंड का आना रेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4। रेड कलर यूरिन इज सीन इन विच एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग। किस टीबी ड्रग के कारण रेड कलर यूरिन हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिफैम्पसिन, इथाम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजेड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, रिफैम्पसिन। रिफैम्पसिन एक एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग है जिसका इस्तेमाल टीबी के ट्रीटमेंट में किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में आप कह सकते हैं कि पर्सन के यूरिन का कलर ऑरेंज या फिर रेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। टोटल आरबीसी काउंट फॉर वुमेन। वुमेन के लिए आरबीसी काउंट कितना होता है? 4.4 to 6 मिलियन, 4.9 to 5.4 मिलियन, 4.2 to 5 मिलियन या फिर 4.2 to 5.6 मिलियन। 1 million equals 10 lakh. The right answer of the question is option C, 4.2 to 5 million. Let's see the rationale. In normal person, the number of RBC averages about 5 million per microliter. एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य के अंदर RBC का एवरेज काउंट 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। Male have higher RBC count average 5,50,000 whereas 55 lakhs, whereas in women average 45 lakh. Because of the presence of testosterone into the male which increase the erythropoietin. मेल्स के शरीर में मौजूद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन अधिक होता है और इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के फॉर्मेशन को बढ़ाती है। इस वजह से फीमेल्स की तुलना में मेल्स के अंदर आरबीसी ज़्यादा पाई जाती है। मेल्स में नॉर्मली 55 लाख एवरेज आरबीसी काउंट माना जाता है जबकि फीमेल के अंदर 45 लाख। क्वेश्चन नंबर 6। अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विथ अ सस्पेक्टेड ब्रेन ट्यूमर। एक क्लाइंट जिसमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, इसके डायग्नोसिस के लिए एमआरआई स्कैन करवाना प्रिस्क्राइब किया जाता है। विच प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर टू द क्लाइंट बिफोर द प्रोसीजर। नर्स के द्वारा
इस क्लाइंट में क्या एडमिनिस्टर किया जाएगा प्रोसीजर को परफॉर्म करवाने से पहले। एमआरआई करवाने से पहले नर्स के द्वारा निम्न में से कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। एन ओपियोइड, ए सिडेटिव, अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अ एंटीहिस्टामिन। एमआरआई होने वाली है किसी पेशेंट में तो आप उसे क्या देंगे एमआरआई से पहले विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, अ सिडेटिव। ऐसे पेशेंट जिसमें एमआरआई होने वाली है उसे हम सिडेटिव देंगे। लेट्स सी द रैशनल। एन एमआरआई स्कैन इज अ नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट विजुअलाइज द बॉडीज टिश्यू स्ट्रक्चर ब्लड फ्लो। एमआरआई जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एक नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके द्वारा हम शरीर के टिश्यू स्ट्रक्चर और ब्लड फ्लो को एनालाइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। फॉर एन एमआरआई द क्लाइंट इज पोजिशन्ड ऑन अ पैडेड टेबल एंड मूव्ड इनटू द सिलेंड्रल शेप स्कैनर। इस प्रोसीजर के दौरान हम क्लाइंट को पैडेड गद्देदार शीट पर लेटाते हैं और सिलेंडर के आकार के स्कैनर के अंदर भेजते हैं। रिलैक्सेशन टेक्निक। An eye mask and sedation are used before the procedure to reduce the claustrophobic effect. However, because the client must remain still. इस सिचुएशन में एमआरआई के दौरान सिडेशन देने का मुख्य कारण यह था कि मान लीजिए उस पेशेंट को क्लस्ट्रोफोबिया है, क्लोज्ड स्पेस से डर लगता है, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर आई मास्क और सिडेशन देते हैं जिससे कि पर्सन में ये प्रोसीजर इजीली परफॉर्म करवाया जा सके। ड्यूरिंग द स्कैन द नर्स अवॉइड ओवर सिडेशन द क्लाइंट टू एंश्योर द क्लाइंट कोऑपरेशन। हमें प्रोसीजर से पहले ओवर सिडेशन कभी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में सिडेटिव्स नहीं देने चाहिए क्योंकि प्रोसीजर के दौरान इतना सिडेशन करना चाहिए कि पर्सन को क्लस्ट्रोफोबिया कंडीशन से रिलीफ मिल जाए और हमें उसका कोऑपरेशन भी मिले। There is no useful purpose for administering opioid, corticosteroid and antihistamine। इस सिचुएशन में ओपियोइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड या फिर एंटीहिस्टामिन्स एडमिनिस्टर करने का कोई रैशनल नहीं है। ओपन एमआरआई सिस्टम आर अवेलेबल इन सम डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज एंड दिस मेथड फॉर टेस्टिंग कैन बी यूज्ड फॉर क्लाइंट्स विद क्लॉस्ट्रोफोबिया। कुछ हॉस्पिटल्स में ओपन एमआरआई सिस्टम भी अवेलेबल होते हैं जो कि क्लस्ट्रोफोबिया के पेशेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया स्टैंड्स फॉर। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या है। वीकनेस ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन का कमज़ोर होना, रिड्यूस प्लेटलेट काउंट कम होना, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट बढ़ जाना या फिर नॉर्मल प्लेटलेट्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, रिड्यूस प्लेटलेट काउंट। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ये पीनिया जो वर्ड है, सुफिक्स कह दीजिए आपको, ये पीनिया जो सुफिक्स अगर किसी भी वर्ड के पीछे लग जाए तो ये इसका मतलब होता है उसमें कमी आना, डिक्रीज होना। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है प्लेटलेट्स और पीनिया वर्ड इसके पीछे लग गया तो प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड द नर्स डू इनिशियली व्हेन ऑब्टेनिंग कंसेंट फॉर सर्जरी। सर्जरी के लिए जब कंसेंट लिए जाने वाला हो उस दौरान नर्स को शुरुआत में क्या करना चाहिए। डिस्क्राइब द रिस्क इन्वॉल्व इन द सर्जरी। क्लाइंट को ये बताना चाहिए कि इस सर्जरी से क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, या फिर एक्सप्लेन दैट ऑब्टेनिंग अ सिग्नेचर इज़ रूटीन फॉर एनी सर्जरी, या फिर क्लाइंट को बताना चाहिए कि सर्जरी से पहले हम हर पेशेंट से साइन लेते हैं, सिग्नेचर करवाते हैं, ये एक नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है। या फिर आप विटनेस द क्लाइंट सिग्नेचर विच द नर्सेज सिग्नेचर विल डॉक्यूमेंट, या फिर हम कहेंगे कि क्लाइंट के सिग्नेचर एक तरह से विटनेस के रूप में काम करता है कि नर्स ने डॉक्यूमेंट सिग्नेचर किए हैं।
या फिर डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट्स नॉलेज लेवल इज सफिशिएंट टू गिव कंसेंट, या फिर नर्स डिटरमाइन करेगी कि क्या क्लाइंट को इस सर्जरी के बारे में सभी कुछ बातें पता है कि वो कंसेंट दे सके, साइन कर सके। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? The right answer of the question is option 4. That is, informed consent means the client must be comprehend the surgery, the alternatives and the consequences. Informed consent का मतलब यही होता है कि क्लाइंट को होने वाली सर्जरी या इन्वेसिव प्रोसीजर के बारे में सब कुछ पता है, इसका ये प्रोसीजर क्यों किया जा रहा है, इसका क्या फ़ायदा है, भविष्य में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, सर्जरी के दौरान क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इसके अल्टरनेटिव्स क्या हैं। इन सभी चीज़ों को जानने के बाद ही क्लाइंट सिग्नेचर करता है। तो नर्स इस सिचुएशन में ये डिटरमाइन करेगी कि क्या उसे इन सब बारे में पता है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट इज। प्लेटलेट काउंट आपको बताना है। नॉर्मल 2 लाख टू 3.5 लाख पर mm क्यूब, 1 लाख टू 2.5 लाख पर mm क्यूब, 4,50,000 to 6,90,000 पर mm क्यूब, 1 लाख टू 4,50,000 पर mm क्यूब। The right answer is option D, 1 lakh to 4,50,000 per mm cube. According to the options given in this question, the option D is correct. Otherwise, the normal range of platelet count is 1,50,000 to 4,50,000 cells per mm cube. Question number 10. Which of the following roommates would be most suitable for the client with myasthenia gravis? माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के साथ आप निम्न में से किस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या पर्सन को रखना सही मानेंगे? जो ऐसा पेशेंट जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्रॉन्स डिजीज है, पाइलोनेफ्राइटिस है या फिर ब्रोंकाइटिस है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट के साथ हम हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को रख सकते हैं या ऐसा करना सही होगा। ऐसा हमने क्यों कहा है, आइए इसे जान लेते हैं। लेट्स सी द रैशनल। द मोस्ट सुटेबल रूममेट फॉर क्लाइंट विथ माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ क्लाइंट विथ हाइपोथायरॉयडिज्म बिकॉज ही इज क्वाइट। हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट होते हैं वो बिल्कुल शांत रहते हैं और माइस्थेनिया ग्रेविस वाले पेशेंट्स के साथ ऐसे ही पेशेंट्स को रखना सही माना जाता है जो कि बिल्कुल शांत अवस्था में हो, बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें, बिकॉज डिस्टर्बेंस से माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट को इरिटेशन हो सकती है। द क्लाइंट विथ क्रॉन्स डिजीज इन आंसर बी विल बी go to bathroom frequently. The client with pyelonephritis, answer C, has a kidney infection and will be up to urinate frequently. चाहे क्रॉन डिजीज़ का पेशेंट हो या पाइलोनेफ्राइटिस का पेशेंट हो, दोनों ही कंडीशन में ऐसे पेशेंटों को बार बार बाथरूम या वॉशरूम यूज़ करने जाना होगा। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट जो माइस्थेनिया ग्रेविस से है बार बार प्रभावित होगा, इरिटेट होगा। इस वजह से हम इन दोनों पेशेंट्स के साथ इसे रखना नहीं पसंद करेंगे। द क्लाइंट इन आंसर डी विल विथ ब्रोंकाइटिस विल बी कफिंग एंड विल डिस्टर्ब एनी रूममेट। ब्रोंकाइटिस से जो ग्रसित पेशेंट है वो बार बार कफिंग करेगा, खांसी करेगा, इस वजह से दूसरे रूममेट्स जो हैं डिस्टर्ब हो सकते हैं। फ्रेंड्स, इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 11. वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीप्लेटलेट ड्रग। नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि एंटीप्लेटलेट ड्रग कौन सी है। डिगॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकाइनिस, एस्प्रिन या फिर ड्यूबेटामाइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एस्प्रिन। एस्प्रिन ड्रग को हम एंटीप्लेटलेट ड्रग के रूप में जानते हैं। लेट्स सी द रैशनल। Antiplatelet means an agent that destroys or inactivates platelets
और प्रिवेंट्स them to form blood clots, एग्जाम्पल एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि प्लेटलेट्स की एक्टिविटी को रोकती हैं। प्लेटलेट्स की एक्टिविटी होती हैं कि क्लॉट फॉर्मेशन करना, एक दूसरे से जुड़ के रक्त का थक्का बनाना। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि एंटी प्लेटलेट ड्रग्स वो मेडिसिन्स हैं जो कि रक्त के थक्के को बनने से रोकती हैं, और ऐसी ड्रग्स का एग्जाम्पल है एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल। इट डिक्रीज द चांस ऑफ TIA, स्ट्रोक, MI, ब्लॉकेज ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज एक्सेट्रा। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स का इस्तेमाल उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक, स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन या फिर ब्लॉकेज ऑफ पेरिफेरल आर्टरीज होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 12। द नर्स एम्प्लॉयड इन अ रूम is responsible for triage for clients injured in a motor vehicle accident. Which of the following should client receive priority in care? आप एज अ नर्स किसी हॉस्पिटल के एमरजेंसी रूम में ड्यूटी कर रहे हैं और उसी दौरान मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की 4 कैजुअल्टी या पेशेंट्स आते हैं। अब इन चारों के ट्रीटमेंट में आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि चारों में से सबसे पहले आप किस केस को टेकल करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं अ 10 year old विथ लैसरेशन ऑफ फेस, 10 साल का बच्चा जिसके फेस पर घाव है, लैसरेशन है, ब्लीडिंग हो रही है, या फिर 15 साल का बच्चा जिसे एक्सटर्नल ब्रूइजिंग है, एक्सटर्नल एरिया से ब्लड निकल रहा है, या फिर 34 साल का ओल्ड पर्सन जो कि जिसमें फ्रैक्चर फीमर हुई है, या फिर ऑप्शन डी 50 years old विद डिसलोकेशन ऑफ एल्बो, 50 साल का व्यक्ति जिसमें एल्बो डिसलोकेट हुई है। इन चारों सिचुएशंस में से आपको प्रायोरिटी केयर किसे देनी है, कैसे डिसाइड करेंगे? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 15 साल का लड़का बच्चा जिसमें एक्सटर्नल ब्रूइजिंग हो रही है, एक्सटर्नम एरिया से ब्लीडिंग हो रही है, उसे हम प्रायोरिटी वाइज ट्रीट करेंगे। द टीनेजर विथ एक्सटर्नल ब्रूइजिंग माइट बी एक्सपीरियंसिंग एयरवे एंड ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम एंड दस शुड बी सीन फर्स्ट। इस टीनेजर जिसमें कि एक्सटर्नल ब्रूइजिंग हुई है, हो रही है, उसे हमें सबसे पहले टेकल करना होगा, बिकॉज यहाँ पर एयरवे प्रॉब्लम हो सकती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसे हम प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू द अदर। क्वेश्चन नंबर 13। ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नीचे बताए गए ऑप्शंस में से किस में ब्लीडिंग टाइम नहीं बढ़ेगा? वाइपर बाइट, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोफीलिया ए, non-Williber disease. The right answer is option C, hemophilia A. Hemophilia A is a bleeding disorder in which bleeding time not be prolonged. Let's see the rationale. Into hemophilia A, bleeding time Into hemophilia A, bleeding time remained unchanged because of normal platelet function and count. हीमोफीलिया ए के अंदर प्लेटलेट का काउंट और फंक्शन बिल्कुल ठीक है, इस वजह से ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, अनचेंज रहेगा। इनटू हीमोफीलिया ए क्लॉटिंग फैक्टर एंड APTT only increase due to clotting factor deficiency. हीमोफीलिया ए डिजीज़ में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की कमी होती है, जिसकी वजह से क्लॉटिंग टाइम और APTT वैल्यू इंक्रीज होगी केवल। ब्लीडिंग टाइम इज इंक्रीज इनटू प्लेटलेट डेफिशिएंसी एंड डिसफंक्शन एंड क्लॉटिंग टाइम इज इंक्रीज इनटू क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि किसी पर्सन के अंदर ब्लीडिंग टाइम बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसकी बॉडी में मौजूद प्लेटलेट या तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो गई है या फिर प्लेटलेट्स का फंक्शन
सही से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम बढ़ना का मतलब है कि क्लॉट नहीं बन पा रहा, इसलिए ब्लीडिंग टाइम बढ़ रहा है। और क्लॉट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं प्लेटलेट्स। क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होने पर क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स कम होंगे या एब्सेंट होंगे तो क्लॉट नहीं बन पाएगा, तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ेगा जब क्लॉट फैक्टर्स एब्सेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच इंटरवेंशन वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू बी ऑर्डर्ड फॉर अ क्लाइंट विथ डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन की स्टेज में किस प्रकार की इंटरवेंशन क्लाइंट में की जानी चाहिए? आइसोटोनिक आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन किया जाना चाहिए, हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन किया जाना चाहिए, सोडियम रेस्ट्रिक्शन किया जाना चाहिए, या फिर डायूरेटिक थेरेपी देनी चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन। यदि किसी पर्सन में डिहाइड्रेशन है तो इस सिचुएशन में आप हाइपोटोनिक आईवी फ्लूइड इन्फ्यूजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विथ? प्लेटलेट्स किसके संपर्क में आने के बाद एक्टिवेट होती हैं? हेपेरिन, कोलेजन, फिब्रिनोजन या फिर एंडोथीलियम? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कोलेजन। कोलेजन के संपर्क में आते ही प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द नर्स इज केयरिंग फॉर एन एल्डरली क्लाइंट हु हैज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड इज टेकिंग डिगॉक्सिन। एक एल्डरली क्लाइंट हैं जिनमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस है और डिगॉक्सिन ड्रग उन्हें दी जा रही है। द क्लाइंट शुड बी मॉनिटर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी? डिगॉक्सिन की यदि टॉक्सिसिटी हो जाए तो इन चारों में से कौन सा साइन उस क्लाइंट में देखने को मिलेगा? डिसओरिएंटेशन, वेट गेन, कॉन्स्टिपेशन या फिर डिस्पनिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, disorientation and confusion are the often and first signs of digitalis toxicity in elderly. elderly patients के अंदर इस सिचुएशन में जिनमें डिगॉक्सिन ड्रग चल रही है, डिसओरिएंटेशन और कंफ्यूजन सबसे पहले देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, when caring for a patient who has intermittent claudication, nurse advise the patient to? इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन के पेशेंट को आप एज अ नर्स क्या एडवाइस देना सही समझेंगे? ऑप्शन ए, अप्लाई ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग। आपको उस पेशेंट से कहना है कि आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहने, या फिर एलिवेट द लेग्स विथ व्हेन सिटिंग। बैठ जिस समय आप सिटिंग पोजीशन में हो, बैठे हो, उस समय अपने पाँव को ऊपर उठाकर रखें, एलिवेट करके रखें। या फिर रिफ्रेन फ्रॉम वाइगरस एक्सरसाइज। हम उस पेशेंट को वाइगरस एक्सरसाइज ज़्यादा मात्रा में बिना सिस्टमेटिक तरीके से एक्सरसाइज वो कर रहा है तो उसे मना करेंगे, या फिर उसे कहेंगे वॉक एज मच एज टॉलरेटेड। आप जितना टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना दूर चलिए, वॉक करिए। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हम उस क्लाइंट से कहेंगे कि आप जितना टॉलरेट कर सकते हैं उतनी दूर चलिए। क्वेश्चन नंबर 18, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल यूट्रस वेट। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल यूट्रस वेट कितना होता है? 60 kg, 60 lb, 60 ग्राम, 60 mg? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, 60 ग्राम्स। फीमेल में जो कि नॉन प्रेग्नेंट है, यूट्रस का वजन 60 ग्राम होता है, और प्रेग्नेंट वीमेन में टर्म के समय लगभग 1000 ग्राम वेट होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द कमिटी विच वॉज अपॉइंटेड अंडर इन 1974
by the Government of India under the Ministry of Health and Family Planning for medical education and supporting manpower is known as। 1974 में मेडिकल एजुकेशन और मैन पावर को सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत किस कमेटी को बनाया गया? मुखर्जी कमेटी, मुदैलियर कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी या फिर चड्डा कमेटी? The right answer is option C, Srivastava committee. Question number 20. During clotting, the prothrombin is changed to thrombin in presence of। क्लॉटिंग के दौरान प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में किसकी प्रेजेंस में चेंज होता है? कैल्शियम आयन एंड फाइब्रोनजन, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड विटामिन के, कैल्शियम आयन एंड विटामिन के या फिर कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन किसकी प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैल्शियम आयन एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैल्शियम आयन और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में आपका जो प्रोथ्रोम्बिन है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 21। द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय। एडम्स एप्पल का निर्माण किसके द्वारा होता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस या फिर हायोइड बोन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के द्वारा एडम्स एप्पल का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। एडम्स एप्पल ऑल्सो नोन एज थायराइड कार्टिलेज। एडम्स एप्पल को आप थायराइड कार्टिलेज के नाम से भी जानते हैं। क्रिकॉइड कार्टिलेज ऑल्सो नोन एज signet ring cartilage and epiglottitis is known as lid cartilage। क्रिकॉइड कार्टिलेज को आप signet ring cartilage के नाम से जानते हैं और एपिग्लोटाइटिस को आप lid cartilage के नाम से भी जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? मैसेज, मीडिया, चैनल, फीडबैक। ऑप्शन बी, मैसेज, रिसीवर, सेंडर एंड चैनल। ऑप्शन सी, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। एंड ऑप्शन डी, वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज एंड चैनल। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। कम्युनिकेशन प्रोसेस से भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सेंडर, मैसेज, चैनल, एनकोडिंग, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले होता है सेंडर, जो कि मैसेज सेंड करता है। फिर उसके सेंडर के द्वारा भेजा गया जो मैसेज है वो होता है। फिर ये मैसेज किस मीडियम से या किस चैनल से आगे पहुंच रहा है वो होता है। फिर इस मैसेज को एनकोड किया जाता है भेजते समय। और फिर होता है रिसीवर, जो इस मैसेज को रिसीव करता है। ये रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करके डिकोड करता है, समझता है और फिर इस मैसेज के अनुसार वापस सेंडर को फीडबैक देता है, रिस्पॉन्स देता है, आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर 23। अ चाइल्ड इज नॉट गिविंग हिज टॉयज टू अनदर, दिस टाइप ऑफ प्ले इज। एक बच्चा अपने खिलौने किसी और को नहीं देता है, ये किस प्रकार का प्ले है? पैरेलल प्ले, ग्रुप प्ले, सोशल प्ले या फिर ऑल ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पैरेलल प्ले। Play is a part of childhood that is necessary for development of normal personality and social, physical, emotional, moral and intellectual skill। बचपन में या बच्चों में प्ले के द्वारा उनका संपूर्ण विकास होता है, जैसे कि सोशल, फिजिकल, इमोशनल, मोरल, इंटेलेक्चुअल स्किल्स आदि। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्ले। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन्फेंट्स के अंदर सॉलिटरी प्ले पाया जाता है, जिसे आप ऑन लुकर प्ले या फिर सोशल अफेक्टिव प्ले भी कह सकते हैं। टॉडलर एज ग्रुप यानी 1 से 3 साल के बच्चों में पैरेलल प्ले और थेराप्यूटिक प्ले। प्री स्कूलर एज बच्चों में एसोसिएटिव और कोऑपरेटिव प्ले।
स्कूल एज के बच्चों में कॉम्पिटिटिव प्ले विथ रूल्स एंड रिचुअल्स और एडोलेसेंस के अंदर गेम्स एंड एथलेटिक्स विथ स्ट्रिक्ट रूल्स एज अ प्ले देखने को मिलते हैं। अब आपको बताना है RBSK की फुल फॉर्म क्या है। राष्ट्रीय बाल श्रमिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल श्रमिक कल्याण। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। RBSK का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम फरवरी 2013 को शुरू हुआ था और ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NRHM के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में किसकी कमी हो जाती है? कोबालामिन, पायरिडॉक्सिन, नियासिन या फिर फॉलिक एसिड। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, जिसे आप कह सकते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसे आप पर्नीशियस एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ऑल्सो नोन एज पर्नीशियस एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 26, सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वॉज पास्ड। सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट किस वर्ष पास किया गया? 1969, 1969, 1881, 1950, 1947। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1969। सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वर्ष 1969 या 1969 में पास किया गया था। इस एक्ट के अनुसार किसी भी पर्सन की बर्थ या डेथ का रजिस्ट्रेशन 21 दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 27, RBSK प्रोग्राम इंक्लूड एज ग्रुप्स। RBSK जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत किस एज ग्रुप को सम्मिलित किया जाता है? 18 साल से कम उम्र के बच्चे, 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे, 0 से 28 दिन के बच्चे या फिर 1 से 3 साल के बच्चे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, the children below age 18 years are included in RBSK program। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को RBSK प्रोग्राम का लाभ मिलता है। RBSK is an important initiative aiming at early identification and early intervention for children from birth to 18 years। जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए RBSK प्रोग्राम बना है और इसमें बच्चों को होने वाले जो भी रोग हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको अर्ली डायग्नोस करना और अर्ली इंटरवेंशन करना इम्पॉर्टेंटली इंक्लूड किया जाता है। RBSK के अंतर्गत 4D इंक्लूड किए जाते हैं। 4D स्टैंड्स फॉर defects at birth, deficiencies, diseases and development delays including disability। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि RBSK के अंतर्गत 4D कौन कौन से आते हैं तो आपको बताना है सबसे पहले डिफेक्ट एट बर्थ, उसके बाद डेफिशिएंसीज, फिर डिजीज़ और फिर डेवलपमेंट डिलेज इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। इन 4Ds को RBSK में इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच सिम्टम्स मोस्ट लाइकली टू अलर्ट द मदर ऑफ चाइल्ड विथ सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ हिर्सप्रंग डिजीज। हिर्सप्रंग डिजीज में कौन सा सिम्टम देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए फाउल स्मेलिंग रिबन लाइक स्टूल, ऑप्शन बी रिगर्गिटेशन ऑफ फीडिंग, ऑप्शन सी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग या फिर ऑप्शन डी डायरिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फाउल स्मेलिंग
रिबन लाइक स्टूल। यदि किसी बच्चे में, पर्सन में, क्लाइंट में फाउल स्मेलिंग बदबूदार रिबन लाइक स्टूल आता है तो हम कह सकते हैं कि ही मे हैव सफरिंग विथ हेयरस्प्रंग डिजीज। हेयरस्प्रंग, it is a condition that affect large intestine and causes problem with passing stool। हेयरस्प्रंग डिजीज में मुख्य रूप से हमारी बड़ी आंत प्रभावित होती है और स्टूल पासिंग में प्रॉब्लम आती है। इट इज़ अ कंजेनाइटल डिजीज, ये एक जन्मजात अनुवांशिक रोग है। इसका मुख्य लक्षण है रिबन लाइक स्टूल जो कि बदबूदार होता है। बेली गेट्स बिगर एंड फुलर, इसमें सफरिंग बच्चे या क्लाइंट की जो पेट वाला हिस्सा होता है वो बड़ा हुआ होता है और हमेशा फुल लगता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल देन प्लीज़ क्लिक अपॉन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।